तो ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे किसका, कौन से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग? पार्टनरशिप। अगर सही ढंग से हम लोग देखें तो सारी बातें आपको याद रखनी होगी पुरानी, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस किस कंडीशन से हो सकता है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी किस किस कंडीशन में हो सकता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, पता ही कि नहीं समझ में। फिर हमने रियलेशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था, रियलेशन अकाउंट क्या होता है, रियलेशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम डेबिट या क्रेडिट जाते हैं, वो सारी चीजें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट और क्रेडिट जाता है, ये सारी बातें, पहले कौन सा अकाउंट खोला जाता है, सेकंड में कौन सा अकाउंट खोला जाता है, या स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, वो सारी बातें, कैश अकाउंट बैलेंस्ड होता है कि नहीं होता है, ये बातें, रियलेशन अकाउंट किससे क्लोज होता है, कैपिटल अकाउंट किससे क्लोज होता है ना। फिर कैश अकाउंट क्या होता है, बैलेंस्ड हो जाता है, तो कैश अकाउंट बनाया जाता है कि क्या बैलेंस बैंक अकाउंट बनाया जाएगा, ये बातें, बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे लिखा जाएगा, है ना, कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा, पता ही समझ में, ये सारी चीजें किसमें लिखी जाएगी, क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर उसको ध्यान से आपको सारी बातें याद होगी, अब पीछे आपने रिवीजन किया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्या लिखा हुआ बच्चा? पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यदि फर्म की कुल संपत्ति 3,25,000 हो और कुल बाह्य लेनदार कितना है 45,000 हो, तो साझेदारों की कुल पूंजी कितनी होगी, साझेदारों की कुल पूंजी कितनी होगी, जल्दी बताओ। कैसे निकाला हमने, ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल था, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट होता है, और इसने क्या दे दिया है, लायबिलिटीज और एसेट दे दिया है, तो लायबिलिटीज को एसेट से घटा देंगे तो कैपिटल निकल जाएगा। मैं तो पहले ये कंफ्यूज होगा कहीं पिछले चैप्टर का तो मैंने क्वेश्चन नहीं दे दिया, पिछले चैप्टर में भी ऐसा क्वेश्चन था, है ना। तो कितना हो गया, 3,25,000 में से हमने क्या घटा दिया, 45,000 घटा दिया, तो बचा कितना, 3,00,000, 2,80,000, 2,80,000, यही ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का, ठीक, बहुत आसान था ये तो। फिर उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे बाबू साहब, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी साझेदारों के दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है। मैंने बताया था कि समापन भी अलग अलग तरीके का हो सकता है, याद होगा कि नहीं आप लोगों को। पहला क्या था, ऐच्छिक समापन था, जो आपस में सब एग्री हो गए और समापन कर सकते हैं, कुछ न्यायालय के द्वारा था, कुछ अनिवार्य था जो कंपलसरी था कि मतलब आपको क्या होना पड़ेगा, दिवालिया होना ही, मतलब सॉरी दिवालिया कहते हैं, रिजोल्यूशन होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सभी दिवालिया हो गए, सभी साझेदार, तो बताओ क्या हो गया, न्यायालय के द्वारा समापन, अनिवार्य समापन, संयोग से रिलेटेड, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे का, कंपलसरी रिजोल्यूशन होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चे का, न्यायालय से समझ में आने से बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, कि न्यायालय से होने वाला जो होता है रिजोल्यूशन वो अलग है, या मतलब अनिवार्य वाला अलग है, क्योंकि अनिवार्य और न्यायालय से होने वाला दोनों लगभग एक जैसा नजर आता है अगर ध्यान से देखोगे, क्योंकि न्यायालय तभी उसको बंद करता है जब अनिवार्य कंडीशन ऐसा हो जाता है, कंपलसरी कंडीशन। लेकिन होता क्या है कि तुम क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो तुम देखना न्याय से संबंधित है कि नहीं, किसी तरीके के बगजक से रिलेटेड संबंधित है कि नहीं, है ना, तब वहां न्यायालय में चले जाना, तब वहां न्यायालय में। अदरवाइज तुमको लग रहा है कि ये तो होना ही था, न्यायालय होता या नहीं होता, उसके बिना भी ये बंद होता ही, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कंपलसरी पर। क्लियर है बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंपलसरी वाले में क्लियर है रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है बच्चे का, फर्म के समापन पर सबसे अंत में, फर्म के समापन पर क्या बोल रहा है, सबसे अंत में कौन सा खाता बनना चाहिए। अगर वसूली खाता तो सबसे पहले बनता है, फिर पूंजी खाता बनता है, और फिर क्या बनता है, अगर बना तो फिर ये बनेगा, और सबसे लास्ट में ये बनेगा। अगर ये बनना होगा तो, अदरवाइज बनता तो 1 2 3 है, तो सबसे लास्ट में कौन बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट है, क्लियर। और कैश अकाउंट क्या हो जाता है जल्दी बताओ, बैलेंस्ड हो जाता है, ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्या बच्चे का, बोलता है फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है, वसूली खाते को डेबिट किया जाता है, किसमें डेबिट किया जाता है। अगर देखो, रोकर को छोड़कर सभी संपत्तियों से, निश्चित है कि जब हम लोग वसूली खाते में क्या क्या डेबिट करते हैं, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या डेबिट करते हैं, इस चीज को ध्यान देना। पहला बात क्या सही है, सारे एसेट्स को करते हैं, जबकि किसको छोड़कर, सिर्फ कैश को छोड़कर, मतलब सही है। सेकेंड वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकता है। बोलता है ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि, संपत्ति से बिक्री प्राप्त होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ये भी गलत हो गया। साझेदार, किसी साझेदार द्वारा ली गई संपत्ति से, अगर किसी कोई साझेदार भी संपत्ति लेता है तो वो रिसीवर हो जाता है,
तो ए ने लिया तो एज कैपिटल अकाउंट गया टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय ए जाएगा तो मतलब क्रेडिट में जाएगा, तो मतलब ये भी गलत है, डेबिट में कोई एक ही जा रहा है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्म के समापन की दशा में संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम किसको भुगतान किया जाता है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू, किसको पेमेंट किया जाएगा? तो ये हमेशा याद रखना, साझेदारों के पूंजी खाता को तो सबसे बाद में, सबसे पहले किसको पे किया जाता है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद इंटरनल लायबिलिटीज को, और इंटरनल लायबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद एडिशनल कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल को पेमेंट करने के बाद फिर पूंजी को। क्लियर है? इस तरफ से स्टेप चलता है। तो सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, और वही क्वेश्चन पूछ देता सबसे लास्ट में किसको पेमेंट किया जाएगा। कोई दिक्कत? 29 पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है किसी एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स इज ट्रांसफर टू। याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर बैलेंस शीट में आपको डेटर दे रखा है 5,000 रुपया और 1,000 रुपया डाउटफुल डेबिट्स है, तो आपका डेटर कितने का हो गया? 4,000। आप या तो दो तरीके से दिखा सकते हो, या तो डेटर को एसेट में, क्योंकि सारे एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है तो 4,000 एक बार में दिखा सकते हो, और या तो दूसरे तरीके से क्या दिखा सकते हो कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो क्या होगा कि डेटर आपने कितना दिखा दिया? 5,000, और 1,000 आपने किधर दिखा दिया? प्रोविजन किधर दिखा दिया? 1,000। मतलब दोनों तरीके से आप दिखा सकते हैं, या तो इधर ऐसे या तो ऐसे, लेकिन ये मोस्टली पूछ ही रहा है प्रोविजन के बारे में, तो प्रोविजन किधर जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो क्या हो जाएगा? वसूली खाते में जाएगा, साझेदारों की पूंजी खाते में, विविध देनदार के खाते में, इनमें से कोई नहीं। किसमें जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? अगर वही पूछता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में किधर जाएगा, तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। वो पूछता है कि किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। बात आया समझ में कि नहीं? नेक्स्ट बोल रहा है कि समापन की दशा में यदि कोई साझेदार फर्म समापन की दशा में यदि कोई साझेदारी होगा, वहां पे साझेदारी फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो किस खाते में डेबिट किया जाता है? ऑन डिसोल्यूशन इफ अ पार्टनर अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटीज ऑफ द फर्म व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड। कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे? अगर रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट करता है वो, तो अगर लायबिलिटीज पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट। लेकिन ए ने पेमेंट किया रियलाइजेशन अकाउंट या टू ए अकाउंट, तो किसके अकाउंट में डेबिट होगा? तो किसको डेबिट किया जा रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या आंसर हो जाएगा? किसको क्रेडिट किया जाएगा? तो बोलता तो पार्टनर्स कैपिटल। फिर बोल रहा है क्या? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज क्रेडिटेड टू। जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो निश्चित है कि वो बैलेंस शीट में नहीं होगा, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा होगा, तो निश्चित है कि इसको बेचेंगे तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बाय कैश जाएगा। किस अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है? अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर का नाम हो जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रेडिटेड किस में किया जाएगा? तो क्रेडिटेड किस में किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर है? और यहीं पर अगर डेबिटेड बोल देता तो तब कैश अकाउंट में डेबिट होता। किसमें होता डेबिट? कैश अकाउंट में डेबिट होता। अगर किसी पार्टनर के द्वारा ले लिया गया और तब बोलता है क्रेडिटेड किस में किया जाएगा, तो सुनो अच्छे से, किसी पार्टनर के द्वारा लिया गया और तब क्रेडिटेड किया जा रहा है, तो किस अकाउंट में क्रेडिटेड किया जाएगा? हाँ, मतलब बिका, लेकिन बिका तो कौन ले लिया? पार्टनर ले लिया, लेकिन उसको क्रेडिटेड किया जा रहा है, तो कौन से अकाउंट में क्रेडिटेड? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अगर बोलता कि पार्टनर्स ने खरीद लिया है अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, लेकिन किसके अकाउंट में डेबिटेड होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में कि नहीं? तो किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, बस वो कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे तरीके से, कंसस होगे, तो आपकी गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्या बचेगा? एक साझेदारी लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। साझेदारी फर्म के समापन की दशा में वसूली
के लाभ हानि को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। इसमें अगर पूंजी अनुपात बोल रहा है तो पूंजी अनुपात में बटेगा, लाभ विभाजन अनुपात में इसका आंसर सही है। अब कुछ ना बता रखा होता तो इक्वली, पूंजी अनुपात में बोल रखा होता तो फिर ए सही हो जाता, कुछ ना बोल रखा होता तो सी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि फर्म के समापन के समय में चिट्ठी में दर्शाया गया सामान्य कोष का क्रेडिट किया जाता है। सामान्य कोष का मतलब जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व किसमें बांटा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बोलता है निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो रोकर को तो वसूली खाते में ट्रांसफर किया ही नहीं जाता, इसको जो ट्रांसफर किया जाता है वो किस में ट्रांसफर किया जाता है, इसको तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, याद करो, नहीं करते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में। इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं जल्दी बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसको रियलाइजेशन अकाउंट के कैश लिखकर क्रेडिट साइड जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, और रिजर्व को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब सबसे पहले बोल रहा है क्या कि वसूली खाते में हस्तांतरित किए जाने जाती है। कौन वसूली खाते में, एक ही दिख रहा है वसूली खाते में, क्लियर है। क्रेडिट में लिखेंगे ना बाय कैश, कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। आ रहा है मेरी बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे का, फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। तो फर्म में जो हानि हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट लॉस का हिस्सा किसको बांटा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल। अगर लॉस होगा तो किधर बांटा जाएगा, डेबिट साइड। प्रॉफिट होगा तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। इस चीज को याद रखना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है, तो कहां जाएगा, क्लियर आंसर। नेक्स्ट 36 पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30। क्या लिखा है बच्चा, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। कैश को तो नहीं किया जाता है, इसको भी नहीं किया जाता है, इसको भी नहीं किया जाता है, यही हो जाएगा। मतलब इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट में। इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट किसी साझेदार के द्वारा 20,000 के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। कोई साझेदार अगर पेमेंट कर रहा है लायबिलिटीज को, तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू ए होगा कि नहीं होगा, रियलाइजेशन अकाउंट या टू ए। अगर रियलाइजेशन का अकाउंट खोलता है, रियलाइजेशन का अकाउंट खोलते हो तो टू ए चला जाएगा। अगर ए का अकाउंट खोलते हो तो बाय रियलाइजेशन चला जाएगा। तो बोलेगा किस अकाउंट में डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में। किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत, डाउट। चलिए, आर्थिक चिट्ठे में दिखाए जाने वाले रोकड़ बाकी को समापन के समय में दिखाया जाता है। मतलब रोकड़ का जो बाकी है किसमें, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ पे कैश या बैंक का बैलेंस दे रखा होगा, है ना। सब एसेट्स को ट्रांसफर कर देते, जितना भी एसेट्स सबको ट्रांसफर कर देते, कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। नहीं कर देते हैं, रिजर्व होगा, पीएल होगा, फंड होगा, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कैश और बैंक का जो बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वो भी डेबिट साइड। मोस्टली डेबिट साइड होता है, बैंक का ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो बैंक का ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि एक क्या है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट 12,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट 10,500 में। तो बोलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, 10,500 से। मतलब क्या हो गया कि हमको ये नहीं पता है कि कितने का है, और कितने कम में बिक रहा है हमको ये भी नहीं पता, कितने में बिक रहा है हमको वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने में बिक रहा है उसकी एंट्री होगी, क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन, पार्टनर्स कैपिटल है ना, पार्टनर्स कैपिटल ले लिया। तो मान लो ए ने लिया, तो ए अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन,
कितने से? 10,500 से। अगर हम एक अकाउंट खोलेंगे तो एक अकाउंट में 2 रियलाइजेशन चला जाएगा, और रियलाइजेशन का अकाउंट खोलेंगे, ध्यान से देखेंगे, रियलाइजेशन का अकाउंट अगर खोलेंगे तो बाय ए चला जाएगा। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, पार्टनर्स अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बोलता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट तो किया ही जाएगा, लेकिन कितने अमाउंट से किया जाएगा? क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोलता है, समापन की दशा में जब कोई साझेदार कोई संपत्ति लेते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? ये बात मैंने पहले ही बताया है कि आपको एक सवाल पकड़ा था और उसी सवाल के अकॉर्डिंग मैंने ये सब बता दिया था। तो जैसे ही कोई पार्टनर अगर संपत्ति ले लेता है तो निश्चित है पार्टनर को अब आगे फ्यूचर में जब पैसा देंगे रिजोल्यूशन के बाद, जब उसका कैपिटल बैलेंस निकलेगा तो जितना का संपत्ति ले लिया उतना कम ना देंगे हम उसको, तो उसका कैपिटल बैलेंस तो घट जाएगा, कैपिटल बैलेंस घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो किसको डेबिट करेंगे? क्लियर है? किसी फर्म के विघटन पर अधिविकर्ष को कहां हस्तांतरित किया जाएगा? अब भी मैंने बताया जस्ट इससे पहले वाले सवाल में बताया था ना कि कैश या बैंक में हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट खोलेंगे तो बैंक में अगर बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। आया बात समझ में कि नहीं? बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्लियर है? नहीं है क्लियर? क्या मान लेंगे इसको? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हाँ, अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज मान लोगे तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे का, तब ये कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। एक बार बुक में देखो तो क्या दे रखा है, क्योंकि सीबीएसई वाले बुक में डीके गोयल में एक बार कर रखा था क्या कि इसको क्या मान लिया था, कैश बैंक का बैलेंस मान लिया था, क्योंकि निश्चित है बैंक का बैलेंस है तो बैंक की तरह ट्रीट होगा। और एक में मान लिया था क्या कि इस बार शायद उसको ये मान लिया है, लायबिलिटीज मान लिया है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो आप एक बार बुक देख लेना इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होना चाहिए, ये बैंक में ट्रांसफर होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगा तो लायबिलिटी जैसे ट्रांसफर होता है वैसे ट्रांसफर कर देना। अच्छा, ये कंफ्यूजन क्यों है? बैंक का अकाउंट खोलोगे सबसे लास्ट, और लायबिलिटीज है ना, बैंक का बैलेंस अगर डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है ना। कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट होगा, लेकिन बैंक का बैलेंस तो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। अगर क्रेडिट होगा तो क्या लिखोगे, और डेबिट में होगा तो टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट में होगा तो बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस तो लिखाना है ना। क्या हो जाएगा बच्चे का? बैंक अकाउंट। क्लियर है? लेकिन मैं इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार बुक रीड जरूर कर लेना कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चे का, फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। साझेदारों के ऋण खाते को अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो वो इंटरनल लायबिलिटीज हो जाता है कि नहीं हो जाता, जल्दी बताओ। और इंटरनल लायबिलिटीज जो हो जाता है, इंटरनल लायबिलिटीज को जो हम पेमेंट करते हैं वो कैसे पेमेंट करते हैं? सिंपल पेमेंट करते हैं। अगर ए ने लोन दिया है तो एज लोन अकाउंट या टू कैश या बैंक। अब बताओ कि एज लोन को कहां ट्रांसफर किए, कैश या बैंक अकाउंट में? कैश या बैंक अकाउंट में क्या चला जाएगा? बाय एज लोन। अब बोलेगा किसमें डेबिट होगा, तो एज लोन के डेबिट होगा। किसमें क्रेडिट होगा? कैश और बैंक के क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगा? एंट्री ये होगा। क्लियर है? सिंपल सा तरीका है। तो बोल क्या रहा है बताओ, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्म के विघटन पर साझेदारी के ऋण के खाते को हस्तांतरित किया जाता है। कहां हस्तांतरित किया जाएगा, जल्दी बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, चालू खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैश या बैंक में। एंट्री क्या हो रही है, एक लोन अकाउंट या तो कैश या बैंक। नहीं होगा तो लोन अकाउंट में डेबिट होगा और एज मतलब इसमें कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। नहीं तो लोन को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कैश या बैंक अकाउंट में। अगर इनमें से कोई नहीं है तो कोई नहीं होगा आंसर। क्लियर बच्चा? नहीं आया समझ में? आ गया इधर? चलिए नेक्स्ट चलेंगे। बोल रहा है देनदार या देय विपत्र को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान करने के संबंध में सूचना का अभाव है। सूचना है ही नहीं, किस तब फुल्ली पेमेंट होगा, पूर्ण भुगतान होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है। याद करो किसको पेमेंट किया जाएगा? पार्टनर को, है ना। उसके फर्म पेमेंट करेगा, फर्म तो पेमेंट करेगा। पत्नी मिलेगा तब जब डेथ हो जाए और उसका शादी हो रखा हो और एग्जीक्यूटर्स में उसका नाम भी हो, है ना, नॉमिनी में, तभी उसको मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, किसको मिलेगा? इसमें तो सीधा पार्टनर को ही मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट?
नेक्स्ट, बोलता है कि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को लिखा जाता है, दो जगह लिखा जा सकता है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड तो कैश आएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये पूछ क्या रहा है, रिकॉर्ड किया जाएगा, बोलता है हाँ जितना रियलाइज होगा बेचने से, बोलता है ना सेल ऑफ एसेट्स, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे का, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें तो जाएगा ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो नया बैलेंस शीट खुलेगा ही नहीं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 23, वसूली खाता कौन सा खाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है, हर क्वेश्चन में मैं बताता हूं कि जिसमें प्रॉफिट लॉस बताए वो कौन अकाउंट है। नेक्स्ट क्या है, फर्म के वितरण पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है, जल्दी बताओ, यार ऐसे अकाउंट में तो नहीं ट्रांसफर किया जाता है, यही क्वेश्चन पीछे भी था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये भी तो कैपिटल का हिस्सा है, तो इसमें भी नहीं किया जाएगा। किसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। ऋण खाते को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है, तो ऋण खाता ही लिख दिया, यहाँ कैश अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका सटीक आंसर कैश अकाउंट है। अगर कैश अकाउंट नहीं दे रखा होगा ना क्वेश्चन में एग्जाम में, तो आप लोन डाल सकते हो, सही है, बात आई समझ में कि नहीं। चलिए, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, बोलता है साझेदारों द्वारा फर्म के ऐच्छिक साझेदारों साझेदारों द्वारा फर्म के ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, जब बंद होता है ना तो बहुमत के आधार पे हो जाता है। अगर सारे आदमी मान लो क्या कि 10 से 15 आदमी है, और उसमें से 15 में से 10 अगर बोल दे कि हमको क्या करना है, बंद करना है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे फिर, तो आप तो चला ही नहीं सकते हो ना, वो रेडी नहीं हुआ चलाने के लिए, बैठ जाएगा घर पे, तब क्या करोगे। लेकिन चैप्टर कौन सा बोल रहा है, फर्म के द्वारा ऐच्छिक समापन बोल रहा है, समापन मतलब समाप्त तो हो रहा है, चला ही नहीं सकता है ना, समापन तो हो ही रहा है। हाँ तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मान रहा है ना, बहुमत होगा, है ना। या तो 3/4 देखो तो बुक का है, मेरे ख्याल से क्या होगा, मेजोरिटी पर। क्लियर है, क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। चलिए, बोलता है कि फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है और डेबिट किया जाता है। क्रेडिट किया जाता है कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट किया जाता है बोलता तो, सिंपल सी बात है। क्लियर है, कोई डाउट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या पूछ रहा है, क्रेडिट, तो किसमें किया जाएगा, और वही डेबिट बोलता है तो, और वही बोलता है कि पार्टनर ले लिया है तब क्रेडिट किया जा रहा है, तो ये तो समझ में आ ही गया, क्रेडिट में तो रियलाइजेशन और डेबिट में पार्टनर्स करते हैं। चलिए, वसूली खाते में लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ ना बता रखा हो तो आप बोल रखा हो कि पूंजी अनुपात में, तो पूंजी अनुपात में, लेकिन आंसर क्या होगा यहाँ के लिए। नेक्स्ट, ये तो बनाने वाला है, ठीक है, भेज देंगे, आप लोग एक बार बना लो, ठीक है, शायद इसको बनवाए भी है। फिर बोल रहा है क्या बच्चा, निम्नलिखित में फर्म की कुल संपत्ति ब्रोकर को छोड़कर क्या होगी, बताओ। तो इसका मतलब आपसे क्या बोल रहा है बनाने के लिए, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोल रहा है। तो बताओ क्या दे रखा है, क्रेडिटर कितना दे रखा है, 15,000, पार्टनर्स लोन कितना दे रखा है,
10,000। मैं लाइबिलिटी साइड लिख रहा हूँ, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। और फिर पार्टनर्स कैपिटल कितना है? 40,000। कैश और बैंक का बैलेंस कितना दे रखा है? 5,000। अब बताओ इधर कितना हो गया? गया कितना? बैलेंस शीट तो इक्वल होगा, डिफरेंस कितना बच गया? 60,000। तो टोटल एसेट कितना होगा? 60,000। आंसर क्या हो जाएगा? ये मतलब ये बोल रहा है मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी था ना, जैसे बैलेंस शीट नहीं दे रखा हो तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर तब सवाल बनाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चे का? साझेदारी फर्म के समापन पर ख्याति हस्तांतरित किया जाता है। क्योंकि मैंने बताया था, आप लोगों को याद करो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग चीज होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर्स के रेशियो में चेंजिंग आता है, तो जिसका रेशियो सेक्रीफाइस होता है, जो सेक्रीफाइस करता है, उस सेक्रीफाइस करने के बदले कंपनसेशन के रूप में वो क्या लेता है? गुडविल का अमाउंट लेता है। जो वो क्षतिपूर्ति सहता है, उसका शेयर कम हो गया, उस क्षतिपूर्ति के बदले वो गुडविल का अमाउंट लेता है। लेकिन यहाँ पर तो फर्म बंद हो रहा है, किसी को दे बांट थोड़ी रहा है, तो इसका मतलब सीधा गुडविल गुडविल की तरह, मतलब गुडविल है क्या? एसेट, और एसेट्स की तरह ट्रीट होगा। तो बाकी जैसे एसेट ट्रीट होता है वैसे ही इसको भी ट्रीट किया जाएगा। तो गुडविल को क्या मान लेंगे? अगर बोलेगा कि बिकेगा तो उसे कैश आएगा तो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। बिकेगा कैश आएगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट में। कैश के डेबिट में। और कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो बाकी नॉर्मल एसेट्स की तरह। और नॉर्मल एसेट्स कहाँ जाता है? हम तो देख रहे थे, तुम क्या बोलते हो? किधर जाता है? डेबिट साइड जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट नहीं जाता? क्या एंट्री करते हो आप? रियलाइजेशन अकाउंट DR2 एसेट, तो गुडविल भी डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। जब रियलाइजेशन का अकाउंट खोलोगे तो कहां चला जाएगा? गुडविल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। बोलता है साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्ति को हस्तांतरित किया जाता है। कृत्रिम संपत्ति मतलब फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब वैसा एसेट जो एसेट साइड तो दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में वो एसेट्स है नहीं। जैसे PL, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसको हम लोग किस में ट्रांसफर करते हैं? इसमें ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। आया बात समझ में? चलिए, फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1,500 रुपया समापन व्यय का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा? तो किसी ने पे किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट DR2, रियलाइजेशन अकाउंट DR2, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC जो भी होगा। तो बोल रहा है क्या कि विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, किसका अकाउंट डेबिट होगा? अब विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो क्या होगा? क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बच्चे का? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट चलेंगे। बोलता है साझेदारों द्वारा वसूली व्यय का भुगतान जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। किसको क्रेडिट किया जाएगा? अभी देखो डेबिट किया जाएगा पूछ रहा था, अभी पूछ रहा है क्रेडिट किया जाएगा। पागल समझ रहा है? तो इतना तो तुमको आता ही है। क्या होगा बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्या है? जब साझेदार की तरफ से फर्म के द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है, ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है। देखो एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्या आ जाएगा बच्चा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा, नहीं जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट चले। जब साझेदार की तरफ से फर्म के द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को नाम किया जाता है, यह व्यय नाम होगा। अब देखो यहां पे घुमा दिया तुमने। बोलता है when realization expenses are paid by firm on behalf of a partner, such expenses are debited to partners। देना था किसको? पार्टनर्स कैपिटल को। और दिया कौन? फर्म। तो फर्म जब भी उसके बदले पे कर रहा है, तो इन फ्यूचर में जब भी उसको पेमेंट करना होगा तो उतना रुपया काट कर पेमेंट करेगा, तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे करेंगे तभी ना वो कटेगा। चलिए चलो। जब गैर लिखित संपत्ति, गैर अभिलेखित संपत्ति
परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर साझेदार द्वारा लिया जाता है तो कहां शो किया जाएगा? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। बैंक में तो जाएगा नहीं, वसूली खाते के। और डेबिट साइड किसके? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल जैसे ही एसेट्स ले लेगा तो अब जो उसको पेमेंट करेंगे तो उतना रुपया का एसेट्स का पैसा काट के ना पेमेंट करेंगे उसको, तो उसका डेबिट हो जाएगा बैलेंस। क्लियर है कि डाउट है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है पीछे सबका? चलिए नेक्स्ट क्या है? पेड और लिखित मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज व्हेन पेड आर शोन इन, कहां शो किया जाएगा? लायबिलिटीज पे करोगे तो रिएक्शन अकाउंट या तो कैश, तो रिएक्शन अकाउंट यार के डेबिट में और कैश अकाउंट के क्रेडिट में, तो रिएक्शन अकाउंट के कैश अकाउंट के क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट रहता तो दोनों सही हो जाता। ऐसा लिख देता, यहाँ पर लिख देता क्रेडिट, यहाँ लिख देता बोथ, इनमें से कोई नहीं, तब क्या मारते हैं? बोथ हो जाता। क्लियर है? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन होगा ही नहीं। बैंक खाते के जमा पक्ष, ये तो आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या बोल रहा है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे पेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को पे करोगे तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और कैश और बैंक के, तो ये तो दे रखा है, नहीं दे रखा? दोनों सही है ना, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट आ रहा है उसको पहले फर्स्ट कर दो। पहले कौन अकाउंट बनाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको सही कर दोगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए अब इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं बताओ? ये तो एकदम आसान है, पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, जब विघटन के समय, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं, किससे बंद करते हैं हम लोग? पूंजी खाते को हम लोग किससे बंद करते हैं? अच्छा ए बी डी सी हो गया है, किससे चलता है बच्चा? बैंक अकाउंट से। वसूली खाते को किससे बंद करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। आहरण खाते को किसके माध्यम से? ये सब चलो पूछ ही नहीं रहा है तो दिमाग ज्यादा नहीं लगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है बच्चे का? 41 बोल रहा है क्या? फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते को, पूंजी खाते की क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसमें पेमेंट किया जाएगा? किसको पेमेंट किया जाएगा? बोलता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम रियलाइजेशन। अगर रिसीव हो रहा है रियलाइजेशन में अमाउंट, तो सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा? अभी भी बोल रहा है ए। कौन बोला ए? मुझसे बोला गया, हाथ से लिखा जाएगा तब क्या करोगे एग्जाम? क्लियर है बच्चा? फर्म के लेनदारों को। क्लियर है बच्चा? किसी साझेदार, किसी साझेदार के व्यक्तिगत संपत्ति का अधिक फर्म के लिए प्रयुक्त हो सकता है जब फर्म की संपत्ति फर्म के दायित्व से, कहने का मतलब क्या? पहले ये पढ़ लो। किसी साझेदार का जो द सरप्लस ऑफ पर्सनल एसेट ऑफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म कैन यूज्ड, जब किसी भी पार्टनर है, कोई भी पार्टनर है, मान लो ए नाम का एक पार्टनर है जिसका पर्सनल एसेट जो है वो ज्यादा है किससे? लायबिलिटी से। मान लो ये 10,000 है और ये कितना है? 35,000 है, तो उसके पास पर्सनल एसेट्स जो है लायबिलिटी से ज्यादा कितना है? 25,000 है। इसका यूज कहाँ कर सकता है? देखो, जब फर्म की संपत्ति, फर्म की संपत्ति फर्म के दायित्व से क्या हो? अधिक हो, तब जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जरूरत पड़ेगा क्या? फिर बोल रहा है जब फर्म की संपत्ति के दायित्व से कम हो जाए, मतलब दायित्व क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब देखो, जब फर्म की संपत्ति फर्म के दायित्व के बराबर हो, यहां भी जरूरत नहीं पड़ेगा। व्हेन अदर पार्टनर आर इंटरेस्टेड, दूसरे के इंटरेस्ट पर अपना लोटिया थोड़ी डुबाओगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा? यहाँ तो ये बोल रहा है कि दूसरा इंटरेस्ट है, तुम अपना लोटिया डुबा दो, ये कभी हो सकता है? तो इसका मतलब क्या होगा? बी होगा। क्लियर? चलिए समापन व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? डेबिट में लिखा जाता है। किस क्रेडिट किया जाता है किसके खाते में? कैश के क्रेडिट और रियलाइजेशन के डेबिट।
क्लियर है? डायरेक्शन अकाउंट को डायरेक्शन अकाउंट में कहाँ लिखा जाएगा? चलिए, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के पक्ष में किसमें लिखा जाता है? डायरेक्शन अकाउंट के नेक्स्ट, विविध लेनदार कितना है, कितना छूट है, और छूट पर पेमेंट कर रहे हैं 7,600, वसूली खाते में कितना डेबिट करेंगे? मैं तो बताया ही था कि ऑब्जेक्टिव में भी जो मैंने क्या करवाया था, जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन था उसको मैंने दे दिया था आप लोग, जो कभी पूछा है। जब कोई साझेदार के बाह्य दायित्व का भुगतान दायित्व, चलो, जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व ले लेता है तो क्रेडिट किया जाना चाहिए। क्या पहले समझो और बोलो कि पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल होगा कि नहीं? तो किसके डेबिट किया जाएगा, किसके क्रेडिट किया जाएगा? तो आंसर क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? दायित्व जो चिट्ठी में प्रदर्शित ना हो किंतु फर्म के समापन के समय चुकाया जाता है कहलाता है, क्लियर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। फिर उसके बाद बोलता है क्या, यदि एक साझेदार ने कुछ विविध संपत्ति को 7200 जो पुस्तकीय मूल्य से 10% कम पर लिया है तो इसका पुस्तकीय मूल्य कितना होगा? पुस्तकीय मूल्य क्या है? एक्स, एक्स का 10% कम लेकर 7200 है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कट गया तो बचा कितना? 9x/10 कितना? 70, 200, 10 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, ये हट गया, यहाँ आ गया, 8,000 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत? तुमने ये जोड़ा ना, सीधा 7200 का निकाल लिया 10%, क्या नहीं गलत हो जाएगा? 7200 उसका वैल्यू है और कितने में? उसका पुस्तकीय मूल्य से 10% कम करने के बाद 7200 है। देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ऐच्छिक साझेदारी की दशा में साझेदारी फर्म का समापन किया जा सकता है किसी भी साझेदार द्वारा अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर, सभी साझेदारों के आपसी समझौते के द्वारा, ए और बी। क्लियर है? कोई डाउट? तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। जितना ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, अगर उस ऑब्जेक्टिव को आप देख लोगे तो उससे बाहर पूछेगा नहीं। आपका लगभग 60 to 70% सिलेबस अकाउंट्स का कवर हो चुका है। जितना ऑब्जेक्टिव हो चुका है, कम से कम उसको रिवीजन कर लोगे तो अब ये दावा कह सकते हैं कि आपका 50 मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। इतना में ही हम दावा कर सकते हैं कि 50 मार्क्स इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया उतना ही आप रिवीजन कर लोगे तो। क्लियर है? क्योंकि आगे का ऑब्जेक्टिव जो आए ना आए उसका मैटर अलग है, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव में 60% अगर इससे पूछ रहा है सवाल तो 60 ऑब्जेक्टिव तो इससे पूछेगा ही, और 60 ऑब्जेक्टिव अगर इससे पूछेगा तो निश्चित है कि उसमें 50 बनाना है। 10 आप स्किप भी कर दोगे तब भी बन जाएगा। तो 10 स्किप भी क्यों करोगे? जितना ऑब्जेक्टिव मैं बताया उसी को खाली रिवीजन कर लोगे तो 10 स्किप करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, 60 मार दोगे। ठीक है? तो लेकिन ऐसा करना नहीं है।